our topic of discussion would be electric potential energy. Electric potential energy. Oh, I thought we were doing maths today. Maths is evening, na? Okay. Sorry if there has been a confusion. Theory in the morning goes okay. Right. Electric potential energy. Right. Now, this topic is easy, but it is little bit elaborate. Okay. So what I'll do is that I will break this topic into fragments, right? We'll break this topic into fragments में break करेंगे और fragments में इसको पढ़ते हैं. ठीक है? आइए. Okay, sir. सबसे पहले fragment number 1, पहला खंड. पहला खंड बेसिकली एक तरह का रिकैप होगा. ठीक है? रिकैप ऐसा है कि अगर मेरे पास एक चार्ज है Q, ठीक है ना, एक चार्ज है Q, ये सब आपको बोलना आना चाहिए अभी. अगर मेरे चार्ज है Q, तो मुझे क्या पता है इस चार्ज के बारे में? I know that the electric field due to this charge is given by KQ by R square. ठीक है? Right? At a distance R. ठीक है? Number two, I know that the potential due to this charge at a distance is given by KQ by R. At that time, please use the sign of this charge. ठीक है? Electric field is a vector. Direction of the electric field is along the line joining the test point and the charge. For a positive, it is away from the charge. For a negative, it is towards the charge. Number three is something. Now, potential energy in physics is considered as zero. There is nothing called potential energy. हालांकि आप टॉपिक ही लिखा है मैंने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो होता है एक चार्ज के लिए. ठीक है? तो ये कन्वेंशन है. No PE is defined for one charge. जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, पोटेंशियल हमेशा डिफरेंस के बारे में हम बात करते हैं. एक बच्चे को लाने से कोई पोटेंशियल पता नहीं चलेगा, दो बच्चों को लाओ तो दोनों के बीच में हम पोटेंशियल डिफरेंस कर सकते हैं. ठीक है? नाउ, तो क्या सर पोटेंशियल एनर्जी कोई चीज नहीं है? हाँ है. यहाँ पे एक शॉर्ट नोट लिखेंगे. This is defined not for one charge, but this is defined for a system of charges. बहुत सारे बच्चों को ले आओ तो आप पोटेंशियल की बात कर सकते हो. बेसिकली आप पोटेंशियल डिफरेंस की बात करो, सिस्टम ऑफ चार्जेस. और अगर हम सिस्टम ऑफ चार्जेस कहें तो हमारे पास कितना होना चाहिए? मिनिमम 2 चार्जेस होने चाहिए, तभी आप पोटेंशियल के डिफरेंस को कंपेयर कर सकते हो. ठीक है? और हमारे टॉपिक में भी है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस. तो ये हमारा था फर्स्ट पार्ट. इतना क्लियर हुआ संजीवनी? जी सर. आ जाइए, अब हम सेकेंड पार्ट की बात करते हैं इस टॉपिक के ऊपर. आवर सेकेंड पार्ट होवर्स अराउंड दीस टॉपिक्स. वी से, अब यहाँ पे लिखेंगे फिजिक्स. ठीक है ना, ताकि आपको ये याद रहे हमेशा. ऑलवेज, फिजिक्स ऑलवेज डिफाइंस change in potential energy, defines change in potential energy. आपको potential energy नहीं, change in potential energy. And मैं रेड में लिख देता हूं, and not PE. PE के बारे में कुछ नहीं कहता है, change in potential energy के बारे में कहता है. ठीक है? समझ में आया बेटा? जी सर. अच्छा, चलिए मान लीजिए अब एक थियोरेटिकल हम एक सेटअप करते हैं. ठीक है? और इसको हम कहते हैं सेटअप 1. समझने की कोशिश करो. सेटअप 1 में हम क्या करते हैं? हम मान लो 2 चार्ज लेते हैं. ठीक है ना? ये एक चार्ज है और ये एक चार्ज है. ठीक है? हम कहते हैं कि यहाँ पे ले लो Q1 और इस चार्ज को हम ले लेते हैं Q2. 2 चार्जेस हैं. ठीक है? और यहाँ पे एक और सेटअप करते हैं, सेटअप, और इसको सेटअप 2 कहते हैं. यहाँ पे वही 2 चार्जों को थोड़ा सा पास ले आते हैं. आर्बिट्ररी समझ लो. इसको Q1 कह लो, इसको Q2 कह लो. ठीक है? अब इसको समझने की कोशिश करो. अब हम फिजिक्स में क्या कहते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी, अभी आप पूछोगे सेटअप 1 का पोटेंशियल एनर्जी क्या है? कुछ नहीं है. हम नहीं कह सकते सेटअप 1 का एग्जैक्ट पोटेंशियल एनर्जी क्या है. सेटअप 2 तो क्या होता है बेटा? चेंज कहते हैं.
चेंज मतलब Q1 का पोजीशन सेटअप 1 से सेटअप 2 में चेंज हुआ है, Q2 का पोजीशन सेटअप 1 से सेटअप 2 पे चेंज हुआ है। तो PE को जो हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी इन फिजिक्स, ठीक है, अगर हम फिजिक्स में पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, इज डिफाइंड एज चेंज, वही बात लिख रहा हूं ताकि समझ में आता रहे, एज चेंज इन PE गिवन बाय and that given by is U final माइनस U इनिशियल। एक चीज कहने भूल गया था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का डिनोशन U से होता है, U फाइनल माइनस U इनिशियल, ठीक है ना, U फाइनल माइनस U इनिशियल। और इसको हम कहते हैं निगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। अब यहाँ थोड़ा समझेंगे फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। मान लीजिए ये हमारा इनिशियल है, ये हमारा इनिशियल है, और ये हमारा मान लीजिए फाइनल है। तो यहाँ पे हम कैसे लिखते हैं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फाइनल माइनस इनिशियल which is negative of work done by conservative force, negative of work done by conservative force। यहाँ पे conservative force को फिर से समझते हैं, जो कि हमने 11 में समझ लिया था। यहाँ पे लिखेंगे forces whose work done depends on final and initial points only, position and not on path taken। अच्छा सोचो बेटा, ये कंजर्वेटिव फोर्स यहाँ पे क्या है, आप सोचो Q1 और Q2, आप Q1 Q2 को दूर लेके पास में रख रहे हो तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फोर्स आएगा, ठीक है ना, देयर विल बी सम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन देम। तो ये जो कंजर्वेटिव फोर्स यहाँ पे है, ये कोई और नहीं, ये है F इलेक्ट्रोस्टैटिक, यही इसका कंजर्वेटिव फोर्स है। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ने जो भी वर्क किया उसको नेगेटिव में ले लेंगे तो हमें मिल जाएगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। और ऐसे कंजर्वेटिव फोर्सेस के सर कुछ और एग्जांपल दे सकते हैं, बिल्कुल, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, इसलिए तो आप MGH देखते थे। फिर आपके पास स्प्रिंग फोर्स हो गया, ठीक है, स्प्रिंग फोर्स हो गया, ये सारे हमारे क्या रहते हैं, ठीक है। सो वर्क डन by the conservative force, negative of that work done will give you what, will give you the change in potential energy, ठीक है। Yes, sir. ये था पार्ट 2 की कहानी हमारी। अब पार्ट 3 यहीं से शुरू होता है, ठीक है ना, पार्ट 3, अब पार्ट 3 की कहानी। पार्ट 3 में हम कहते हैं इंडिविजुअल सेटअप्स, जैसे हमने सेटअप किया था, इंडिविजुअल सेटअप्स that is either 1 or 2, जो भी हमने सेटअप किया, have no defined potential energy, have no defined PE, we can only define or evaluate change in PE between the setups, ये इंपॉर्टेंट है। आप सिर्फ you can only define change in PE between the setups, ठीक है। यहाँ पे एक और लाइन लिखेंगे, वो लाइन लिखेंगे कि अभी हमने पास लाया, आप कह सकते हो क्या हम दूर नहीं ले जा सकते थे, आपकी मर्जी, आपको जो करना है। whether the charges लिख लीजिए, whether the charges got, समझ के लिखना, हाँ, got attracted, whether the charges got attracted or repelled, इससे कोई मतलब नहीं है whether the charges got attracted or repelled, what we are interested in, that was due to electrostatic force, जो भी हुआ, that was due to electrostatic force
that did the work and negative of this work is PE। क्या अभी आपको समझ में आया कहानी? जी सर। वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो काम करता है दोनों चार्जेस को, ऐसा कैसे समझो, देखो पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट समझो बेटा, इसमें ना हमें कंस्ट्रेन करना पड़ता है सिस्टम को। देखो जैसे आपने मान लो एक स्प्रिंग के जैसे सिस्टम को देखो ऐसे निचोड़ लिया, ऐसे निचोड़ के स्प्रिंग को रख दिया, ये तुम्हारा सेटअप 1 है। अब क्या होगा, छोड़ दोगे तो एक सेटअप 2 बन जाएगा, एक दूसरा कॉन्फ़िगरेशन बन जाता है। तो इसके लिए किसने काम किया? स्प्रिंग फोर्स ने काम किया, स्प्रिंग फोर्स ने काम किया। तो स्प्रिंग फोर्स जो काम को हम वर्क कहते हैं, वर्क एनर्जी होती है, स्प्रिंग फोर्स ने काम किया, ऐसे निचोड़ के रखा था, ऐसे चटाक से खुल गया, या फिर ऐसे खींच दिया था, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कर गया, काम किया स्प्रिंग फोर्स ने। तो एनर्जी क्या होगी? एनर्जी उसका विपरीत होगा ना। हाँ जी। जरा सोच के देखो कि आपके अंदर एनर्जी है, आप एक स्प्रिंग हो, आप क्या करना चाहते हो? फैलना चाहते हो। तो हमने क्या वर्क किया? हमने कंप्रेस का वर्क किया। तो बेसिकली हमको कंप्रेस के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा? जितना आपके अंदर फैलने की ताकत है। सोच के देखो। हाँ सर। तो अगर हम आपके अंदर की ताकत को मेजर नहीं कर सकते। वर्क एंड एनर्जी आर सेम थिंग। आई डोंट नो संजीवनी के अंदर रेजिस्टेंस कितना है, मुझे नहीं पता। तो मैं क्या करूंगा, मैं संजीवनी को पेन दूंगा। तो मैंने तुम्हारे यहाँ पे पिन घुसाना स्टार्ट किया। एक लेवल पे जाके तुम कह रहे हो अभी हटा दीजिए सर, दर्द हो रहा है और नहीं सह सकती हूँ। तो वो पिन घुसाने में मैंने जितना वर्क किया उसका नेगेटिव हो तो तुम्हारे अंदर की बर्दाश्त है ना। सोच के देखो। जी सर। है ना उसका। तो वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे लगा रहे हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। अब आप ये मत समझो कि सेटअप 1 में चार्जेस ऐसे थे, सेटअप 2 में, मतलब सेटअप 1 में हमने चार्जेस को ऐसे रखा, सेटअप 2 में ऑटोमेटिक चार्जेस पास आ गए या दूर पे चले गए। ऐसा किसने किया? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ने किया। तो फिर सिस्टम की एनर्जी क्या है? सिस्टम की एनर्जी होगी इसकी विपरीत। दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू से। ठीक है ना। तो हमने कहा, तो अब यहाँ पे एक और चीज ला रहा हूं मैं। ठीक है, अब इंटरेस्टिंग होगा। देखो, तो मैं कहता हूं uf माइनस ui इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है ना, कंजर्वेटिव फोर्स। और ये कंजर्वेटिव फोर्स कौन है? F इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, कोई इसमें कोई मसला नहीं है, F इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब इसको मैं लिखता हूं, दिस इज पॉजिटिव ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स या एक्सटर्नल एजेंट, जो भी आप समझ लो, एक्सटर्नल फोर्स। इसको पॉजिटिव कह रहा हूं। सर ये क्या कह रहे हो? बात वही आती है पोटेंशियल में, हमने जैसे बात की थी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चार्ज को छिटका देना चाहता है, ये सब काल्पनिक है। एक्सटर्नल फोर्स क्या करता है? पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इक्वल होता है। देखो यहाँ पे 3 चीज है। एक तुम्हारे, पहले हम सिर्फ 2 चीज पढ़ते थे, एक्सटर्नल और इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब क्या है? तुम्हारे अंदर की एनर्जी नापने के लिए नेगेटिव ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उसको करने के लिए हमने क्या किया? ताकि चार्ज छिटक के ना जाए, काइनेटिक एनर्जी में चेंज ना हो जाए, स्पीड बदल ना जाए, हमने एक बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लगाया, दोनों फोर्सेस को इक्वल कर दिया। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अब जो वर्क डन है ना, वो धीरे धीरे हल्का हल्का मूव करेगा। और ये चीज इसलिए किया, ये तभी होता है, ये जो क्राइटेरिया हमने लिखा ना, ये क्राइटेरिया तभी मान्य होता है जब प्रोवाइडेड डेल्टा के ई इज इक्वल टू 0 और चेंज इन स्पीड इज इक्वल टू 0। चेंज इन स्पीड इज इक्वल टू 0। हालांकि तुम्हारे डेराइवेशन में नहीं चाहिए, पर एक लाइन यहां और लिखाऊंगा। ठीक है ना, वो लाइन ये है, ये थोड़ा सा फंडामेंटल है। ये फंडामेंटल है, ऊपर को कैसे हमने लिख दिया ऐसे, ये बेसिकली ग्रेड 11 का फंडामेंटल है। हमारे पास एक चीज होता था, वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, ऐसे कैसे लिख दिया आपने? वर्क एनर्जी थ्योरम हमें कहता है कंजर्वेटिव वर्क, ठीक है, कंजर्वेटिव वर्क प्लस वर्क डन बाय एनी एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू द नेट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये वर्क एनर्जी थ्योरम का फंडा है कि कोई कंजर्वेटिव फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स दोनों मिलके आपका क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी का नेट चेंज है।
हमारे केस में हमने क्या लिखा है जरा देखो, हमारे केस में हमने इस काइनेटिक एनर्जी को ही तो जीरो जीरो किया है। हाँ, so if delta KE is equal to 0, then work done by conservative force, conservative is equal to negative of work done by external force. ठीक है, ये आ जी गया। सर। तो इसी फंडे पे वो पॉजिटिव हो गया अभी हमारा। ठीक है, ये था खंड 3। तो 2 और 3 में हमने क्या देखा बेटा, सेटअप करते हैं। सेटअप करने के बाद किसी भी सेटअप का एक कॉन्फ़िगरेशन का कोई पी नहीं रहता है। कॉन्फ़िगरेशन जब चेंज होता है तो चेंज इन पी को देखते हैं। चेंज इन पी क्या होता है, नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स। और सिंस यहाँ पे डेल्टा के ई को हम 0 करके चलते हैं तो दिस इज इक्वल टू पॉजिटिव ऑफ वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट। क्या यहां तक आपको क्लियर हुआ? पॉजिटिव ऑफ यस सर। एक्सटर्नल एजेंट, ठीक है ना। अब आइए, पॉजिटिव ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट के बाद हम चलते हैं अभी खंड 4 पे चलते हैं। ये तीसरे तक यहां से कहानी शुरू हो गई। अब 4, अब हम 4 पे क्या करेंगे, अब हम 4 में निकालेंगे बेसिकली जो हमारा सिलेबस है। और सिलेबस इज टू फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, मैंने ईपीई लिखा है, आप पूरा ही लिख लीजिए, ऑफ ए सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस, 2 चार्जेस के सिस्टम के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को हम निकालेंगे। दिस इज आवर जॉब, यही हमारा सिलेबस में है। ठीक है, यस सर। तो 2 चार्जेस ले लेते हैं बेटा। 2 चार्जेस कैसे ले, एक Q1 लेते हैं और एक Q2 लेते हैं। ठीक है ना, एक चार्ज हमने Q1 लिया, एक चार्ज हमने Q2 लिया, और दोनों चार्जेस के बीच में जो फासला है वो अभी R का है। ठीक है, R का फासला। अब ईपी मेजर करना होगा। अब हम क्या करेंगे, वी विल अगेन अप्लाई द शिफ्ट फ्रॉम इंफिनिटी अप्रोच। देखो कैसे आ जाएगा, इजीली आ जाएगा अभी, शिफ्ट फ्रॉम इंफिनिटी अप्रोच। ठीक है ना, ऐसा क्यों, क्योंकि इंफिनिटी पे कोई पोटेंशियल डिफाइंड ही नहीं है। ठीक है ना, इसका मतलब क्या है, सबसे पहले इसका मतलब है Q1 और Q2 को हम रखेंगे इंफिनिटी पे। ये मेरा Q1, ये मेरा Q2, ये सब कहाँ पे है, ये सब है इंफिनिटी पे। ठीक है ना, ये इंफिनिटी, ठीक है। इंफिनिटी से हम इनको मूव करके कहाँ पे लाएंगे, कुछ एक पोजीशन पे लाएंगे, और जब उस पोजीशन पे लाएंगे तब ये इंश्योर करेंगे कि Q1 और Q2 के बीच में दूरी कितनी की रहेगी, R की रहेगी, R की दूरी रहेगी। ठीक है, this distance would be R and this is Q1 and this is Q2। ठीक है, so our job will be कि एक बार Q1 को टक 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 करके हम मूव करेंगे। तो सबसे पहले हम Q1 को मूव कर रहे हैं और ले आ रहे हैं Q2। तो यहाँ पे लिखेंगे both charges will be moved from infinity one by one। और यहाँ पे हम देखेंगे जो वर्क डन होगा उसका नेगेटिव हो जाएगा हमारा, वो चार्ज है। ठीक है, आप कुछ कंसिडरेशन को लिखते हैं। हमारी कंसिडरेशन पहले क्या क्या होगी, सबसे पहली कंसिडरेशन होगी कि पीई पोटेंशियल एनर्जी एट इंफिनिटी is equal to 0 for any number of charges, जितने भी चार्ज हो यहाँ पे, any number of charges। अब ये कौन है, ये मनघटित है, ये कह दिया है। ठीक है, any number of charges। और यहां लिखेंगे ईपीई क्या है, ईपीई को हम लिखेंगे इज अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। अब यहाँ पे लेकिन हम एक्सटर्नल फोर्स कह रहे हैं, हाँ, एफ एक्सटर्नल, यानी कि अभी पॉजिटिव की बात होगी, डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, और जो भी आप कहते हैं एक्सटर्नल एजेंट, इन ब्रिंगिंग
in bringing charges Q1 and Q2 from infinity to the setup as shown. कैसा सेटअप? ये है हमारा सेटअप, ये हमारा सेटअप। इस सेटअप में लाने के लिए जितना वर्क आप करेंगे बाय द एक्सटर्नल फोर्स, सेटअप इज व्हाट? सेटअप इज समथिंग लाइक दिस इज योर सेटअप, Q1 Q2 और इनके बीच में डिस्टेंस है R, एक R डिस्टेंस पे लाके आप छोड़ देंगे से फॉर एग्जाम्पल, ठीक है? Yes, sir. तो अब हम लिखते हैं इसके बेसिस पे और इसके बेसिस पे, इन दोनों के बेसिस पे क्या लिखोगे? UF माइनस UI इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, है ना? पॉजिटिव की जगह पे इस बार पॉजिटिव हो गया क्योंकि आप किसको कंसीडर कर रहे हो? एक्सटर्नल फोर्स को कंसीडर कर रहे हो। अब हम क्या लिखेंगे? अब हम लिखेंगे UF। UF कहाँ है? ये है हमारा फाइनल पोजीशन, ये है फाइनल, ठीक है ना? और ये क्या था? ये था हमारा इनिशियल, है ना? ये हमारा इनिशियल है। तो मैं लिख सकता हूँ UF माइनस U इंफिनिटी इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। अब यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? UF माइनस ये U इंफिनिटी को तो 0 लिख लें, तो जी सर। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। देखो बुक में आप जब डेफिनेशन देखोगे ना, बुक में लिखा रहेगा पोटेंशियल एनर्जी U ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्जेस इज गिवन बाय K Q1 Q2 बाय R, ऐसे लिखा रहेगा। तो आप बोलोगे सर आप कह रहे हो डिफरेंस, बुक में तो एक ही U लिखा है। जब भी आप याद करो, जब हम पोटेंशियल डिफरेंस को पढ़ते थे और पोटेंशियल एट ए पॉइंट लाने के लिए उसी डिफरेंस में एक आदमी को 0 करना पड़ेगा। तब हमने PB को 0 किया था, अब हमने U इंफिनिटी को 0 किया, ठीक है ना? वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। तो UF को मैं एक और टर्म लिख लेता हूं यहाँ पे, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स कैसा है? तो इसको लिखता हूं वर्क डन बाय एक्सटर्नल, सॉरी, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट और फोर्स, जो भी है, कभी मैं एजेंट लिखता हूं, टू ब्रिंग Q1 को इंफिनिटी से हमें लाना है सेटअप तक, प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, है ना? 2 बार काम करेगा ना, Q2 को भी तो लाना है, Q2 को इंफिनिटी से सेटअप तक लाएगा। ये है हमारा ओवरऑल फंडा। क्लियर है? इससे 2 वर्क है, वर्क डन फ्रॉम ब्रिंगिंग फ्रॉम देयर टू देयर एंड फ्रॉम देयर टू देयर। अब यहाँ पे फिर से आएगा एक और अंडरस्टैंडिंग। अब फर्स्ट एक और अंडरस्टैंडिंग है और इसको आप यहां से 5th पॉइंट ले लीजिए। 5th पॉइंट, और 5th पॉइंट पे वी विल राइट, on 5th point we are writing that the work done by the external agent or force in moving Q1 from infinity till the setup, ठीक है, in moving Q1 from infinity till the setup, इसको हम 0 कहते हैं। ये 0 है। Why? जैसे ही आपको बताया था, सिंगल चार्ज के लिए कोई पोटेंशियल एनर्जी, आप बोलोगे सर अगर को लाता, किसी को भी लाओ, पहला वाला जो आएगा उसके लिए कोई पोटेंशियल डिफाइंड ही नहीं है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे सिंगल चार्ज के लिए कोई पोटेंशियल नहीं रहता है। पोटेंशियल हमेशा रहता है सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए। सिंगल चार्ज के लिए PE हो जाता है हमारा 0, ठीक है जी सर। तो हमारा फाइनली UF क्या हो गया? UF हो गया वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट in moving Q2 from infinity till the setup, जहां पे आप लाके आ रहे हो। तो कहानी अभी कुछ ऐसा है बेटा, कहानी ऐसा है कि Q1 और Q2 में Q1 आ चुका है, ठीक है? तो इसको फिर समझते हैं, ड्राइंग को फिर एक बार करेंगे। अब यहाँ पे ऐसा है, यहाँ पे है, तो ये है हमारा Q1, ये आ चुका है। Q2 जो है वो अभी भी इंफिनिटी पे ही है, ठीक है ना? और Q2 को कहाँ लाना है बेटा? Q2 को मूव करा 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 के ले आना है ऐसी जगह पे जहां पे Q2 कितनी दूरी पे है? R की दूरी पे है। कितनी दूरी पे है? R की दूरी पे है। किससे? Q1 से R की दूरी पे है, और इस पॉइंट को मान लो हम P कहते हैं, P।
ठीक है, अब समझो, क्या मैं ये लिख सकता हूं अभी Q2, बना लो ड्राइंग, Q2 जैसे ही आएगा वहां Q1 ऑलरेडी आ चुका है ना, हाँ, Q1, तो Q2 पे एक फोर्स होगा अभी, दैट मे बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, तो वी स्टार्ट yes, Q2 will experience electrostatic force due to Q1 which has already been positioned, है ना, and that electrostatic force F electrostatic will be given by K Q1 Q2 by x square. x square मतलब where x is variable, x square मतलब समझ रहे हो ना बेटा, हाँ इन्फिनिटी सर, से यहां तक आने में तुम x डिस्टेंस मूव कर करके आ रहे हो, x डिस्टेंस। अब यहाँ से दो अप्रोच बनते हैं, जो बुक का अप्रोच रहता है वो बताता हूं, अभी हम शॉर्टकट से करेंगे क्योंकि हम इसका डेरिवेशन इतना नहीं आता है, फॉर्मूला सुनो। अब आप वर्क डन कैसे निकालते हो, वर्क डन इज फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, एफ इंटू एक्स, एफ की वैल्यू आपको पता है के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट कितना है एक्स, लेकिन ये फॉर्मूला हम यूज नहीं कर सकते बिकॉज हमारा फोर्स कैसा है, ये फोर्स जो है ना बच्चा, ये फोर्स वेरिएबल फोर्स है, देखो ना वेरिएबल है, एक्स पे yes sir, डिपेंड्स ऑन एक्स, है ना, डिपेंड्स ऑन एक्स। तो इसको हम फिर से पोटेंशियल जैसा कर सकते हैं, इसके लिए हम इसमें वर्क डन कैसे निकालते हैं, ऐसे केस में हम वर्क डन को निकालते हैं, वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एफ डॉट dx, ऐसे करके निकालते हैं। और कहां से कहां करोगे आप, इंफिनिटी से कहां तक लाओगे, पॉइंट पी तक लाओगे, point P, पॉइंट पी तक लाओगे, और फिर इस फोर्स को, सारे बुक्स ऐसे ही करते हैं, सारे किताब हमारे ऐसे ही करते हैं, करके इसको फॉर्मूला को ले आएगा, हम भी कर सकते हैं, पर ऐसे जाने से थोड़ा आप लंबा जा रहे हो, इससे छोटे वे में भी हम जा सकते हैं, ठीक है। छोटा वे कैसा रहेगा, अब जरा सोचो, अब जरा सोचो, पल भर के लिए ये सोचो, पल भर के लिए ये सोचो कि Q1 अभी तो आया नहीं है, अभी क्या है, ये Q1, ये Q2 है, Q2 तो अभी आया नहीं है, अगर Q2 आया नहीं है, ये जगह सोचो, ये P पॉइंट को सोचो, इस P पॉइंट को सोचो, ठीक है ना, P पॉइंट को सोचो, यहाँ पे ये P पॉइंट पे क्या हो रहा है, P पॉइंट पे देयर इज अ Q2 has still not been shifted, अभी भी आपने Q2 को शिफ्ट नहीं किया है, कंसीडर, ठीक है ना, अभी भी शिफ्ट नहीं हुआ है, then there is a potential at P which is equal to VP due to Q1, ये पढ़ा है, यही तो हमने पढ़ा है, पोटेंशियल एट अ पॉइंट डी, हाँ, और उस VP की वैल्यू हम क्या बोलेंगे, K Q1 बाई R बोलेंगे, है ना, ये हम पढ़ चुके हैं, देयर इज अ पोटेंशियल, Q2 has still not been shifted, then there is a potential, यहाँ पे एक पोटेंशियल है, so our scenario can now be considered similar to the very first scenario of PD between 2 points, ठीक है, PD between 2 points, and what is the PD between 2 points, just socho, PD between 2 points means there is a point P which has got a potential VP, and there is a point which is infinity where the potential V at infinity is always equal to 0, 0, and you are trying to move a charge, what is the charge, the charge is Q2, you are trying to move the charge from Q2 to P, है ना, ये पहला चैप्टर जैसा हो गया ना, पहला कॉन्टेस्ट चैप्टर, so our scenario can be considered similar to the very first scenario of PD evaluation, ठीक है, PD evaluation between 2 points, तो यहाँ पे हम लिखेंगे here Q2 is moved
moved from infinity. बेसिकली आप ये सब क्यों कर रहे हो संजीवनी? आपको निकालना है वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स टू मूव Q2. Q1 का तो 0 आ चुका है। अच्छा चलो थोड़ा देख लेते हैं, भूल अगर गए हो तो देखो कहाँ पे हम रुक गए थे, हम यहाँ पे रुक गए थे। एनर्जी इज वर्क डन Q1 और Q2, ये तो भैया 0 आ गया था, ठीक है ना। अब हम Q2 को निकाल रहे हैं। Q2 को निकालने के लिए एक तो है कि आप ये इंटीग्रेशन अप्रोच में जाइए। इंटीग्रेशन अप्रोच में नहीं जाना चाहते हैं, इतना लंबा नहीं करेंगे, हम इजी करने के लिए अप्रोच ले रहे हैं। हियर Q2 इज मूव फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट P which has potential कितना VP which is equal to Yes. KQ1 by R, ठीक है। अब आ जाएगा आपके एक ही मिनट में। तो यहाँ पे हम लिखे VP इज फाइनल, तो ये क्या हुआ, ये फाइनल हुआ, ये क्या हुआ, ये इनिशियल हुआ। देखो जो पढ़ रहे हो वही चीज आ गया इसमें। VP माइनस V इंफिनिटी शुड बी इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय द वैल्यू इन मूविंग द चार्ज Q फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट P डिवाइडेड बाय द वैल्यू ऑफ द चार्ज Q नहीं Q2, ठीक है ना। देखो संजीवनी, हमारा टारगेट था सिर्फ ये चीज निकालना, सिर्फ ये चीज निकालना, इसी को हम निकाल रहे थे, ठीक है ना, इसी को निकाल रहे थे। अब ये निकल गया तुम्हारा एक ही बार में। वर्क डन बाय एक्सटर्नल, वर्क एक्सटर्नल इन मूविंग Q2 फ्रॉम इंफिनिटी टू P, इसकी वैल्यू तुम क्या बोलोगे, बोलोगे सर Q2 इंटू VP बोलोगे, क्योंकि V इंफिनिटी तो 0 है। इंटीग्रेशन करने का जरूरत ही नहीं, एक बार में आ गया। सो व्हाट इज वर्क एक्सटर्नल done by Q2 to move from infinity to P? Sir, this is equal to K Q1 Q2 by R. बस आपका एक्सप्रेशन आ गया। अगर ये है K Q1 Q2 by R, तो अब हम क्या करेंगे, हमने कहां तक लिया था, हमने पॉइंट नंबर 5, ठीक है, पॉइंट नंबर 5, और सिनारियो इसको पॉइंट 6 रख लो तो आपको अच्छा रहेगा समझने में, पार्ट्स में। सो सिनारियो इज एग्जिस्टेंट, राइट। If a scenario, and this scenario is known as electric potential, ये लिख लिया है, ये भी लिख लिया है। चलो तो ये हो गया। तो अब 7वें पॉइंट पे आ जाइए। फाइनली आप क्या निकाल रहे थे, यू फाइनल का वैल्यू आप क्या निकाल रहे थे, यू फाइनल वाज इक्वल टू यू एक्सटर्नल फोर्स इन मूविंग Q1 फ्रॉम इंफिनिटी टू सेटअप प्लस यू एक्सटर्नल in moving Q2 from infinity to P, which is your setup, and this thing is now equal to 0 plus K Q1 Q2 by R. तो यहां से आपका एक्सप्रेशन आ गया that the potential energy of a system of two charges is given by K Q1 Q2 upon R. देखो बेटा, अब कॉमन सेंस ऐसे भी अप्लाई करके देख लो। अगर ये एक्सप्रेशन भूल गए, मान लो एक्सप्रेशन भूल गए तुम, फोर्स का एक्सप्रेशन क्या होता है बेटा, F Q1 Q2 by R square जी। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वर्क, वर्क की एनर्जी है, तो एक और R से मल्टीप्लाई कर दो नीचे का R स्क्वायर। ये आसान है भाई साहब, ठीक है। तो आप ये मत समझना दिस इज पोटेंशियल ऑफ अ सिस्टम, ये भी है पोटेंशियल डिफरेंस, लेकिन इस डिफरेंस को निकालने के लिए हमने थोड़े से पापड़ बेले और क्या क्या किया, 7 फ्रैगमेंट में इस चीज को अप्रोच किया। अब सारा चीज आपको एकदम क्लियरली समझ में आता रहेगा, राइट हो? यस सर। आइए एक छोटा सा प्रॉब्लम कर लेते हैं इसके ऊपर, और यही आता है हमारे एग्जाम्स में, और इस प्रॉब्लम को करने का एक ट्रिक भी सीख लेते हैं। मान लीजिए आपको एक 3 सिस्टम चार्जेस दिया, सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस, ऐसा सिस्टम ऑफ 3 चार्ज दिया है आपको, ठीक है, और आपको कहता है ये 3 चार्ज दिया है, पहला चार्ज है Q, दूसरा चार्ज भी है Q, तीसरा चार्ज भी इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्मेशन में है A। ये टिपिकली हमारे बोर्ड का क्वेश्चन है, फाइंड PE ऑफ द सिस्टम, PE ऑफ द सिस्टम। तो आपको यहाँ पे PE ऑफ द सिस्टम के लिए आपको कितना क्या देखना पड़ेगा बेटा, सबसे पहले आप देखो हाउ मेनी
फॉर्मूला तो आपको सिर्फ टू चार्ज का पता है ना। हाउ मेनी टू चार्ज सेटअप्स आर देयर, टू चार्ज सेटअप्स, हाउ मेनी टू चार्ज सेटअप्स, यहाँ पे कितने टू चार्ज सेटअप हो गए, आप नाम दे दो, इसको 1 दे दो, इसको 2 दे दो, इसको 3 दे दो। हाँ तो 1 2 2 3 एंड 3 1 1। 2 है ना, 2 3 और कितना है 1 3, ठीक हाँ। है। हाउ मेनी टू चार्ज सेटअप्स, एक और सवाल लिखो इसमें, आउट ऑफ गिवन 3 चार्जेस, गिवन 3 चार्जेस। तो आपके यहाँ पे 3 सेटअप हो गया, सिंस द चार्जेस आर सेम, तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे, आप बोलोगे दिस इज ड्यू टू u ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू u ड्यू टू 1 2, u ड्यू टू 2 3 प्लस u ड्यू टू 1 3। तो आप यहाँ पे डाल दो, k और r तो आपका कॉमन है, r आपका a है, तो हर एक में क्या हो जाएगा आपका q स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, तो आपका आ गया 3kq स्क्वायर डिवाइडेड बाय a। ठीक है ना। अब ट्रिक बताता हूं तुम्हें, ठीक है। अब आ जाओ, एक और करते हैं गोलू के बैल जैसा फिर ट्रिक। अब मान लो आपको एक स्क्वायर दिया है, स्क्वायर दिया है, स्क्वायर में कुछ ऐसा कर दिया, ठीक है। स्क्वायर का हर एक कितना है ए ए ए ए, और तुम्हें कहता है कि इस बार चार्जेस अलग कर देते हैं, Q1 Q2 Q3 Q4, और तुम निकालने की कोशिश करते हो U ऑफ द सिस्टम। तो सवाल मैंने आपको पहले ही बोला था, आपको सोचना है हाउ मेनी टू चार्ज सेटअप्स आउट ऑफ 4 गिवन चार्जेस, 4 गिवन चार्जेस, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या क्या मिलेगा जरा सोचो तो, 1 2 मिलेगा, हाँ 2 2 3 3 मिलेगा, 3 3 4 4 मिलेगा, 1 1 4 4। मिलेगा, और 2 डायगोनल भी आएंगे, हाँ 2 4 एंड 1 3। 1 3 आएगा और 2 4 आएगा, तो टोटल आपको कितने मिलते हैं 6 सेटअप्स। बस अब आपने सिर्फ कैलकुलेशन करना है, ये 6 सेटअप आपको, ये जो है ना ये आपको हॉन्ट करवाएगा एग्जाम में, ये आपको हॉन्ट कराएगा, ये भी बता रहा हूं आपको कैसे हॉन्ट करेगा। तो u अभी क्या हो गया, u12 प्लस u23 प्लस u34 प्लस u41 प्लस u13 प्लस u24, ठीक है ना। तो इसमें 4 के तो ऐसे हो जाएंगे, चारों के तो ऐसे हो जाएंगे 4k बाई r, ठीक है ना, k बाई r नहीं, k बाई a होगा, ठीक है ना। आएगा q1 q2 प्लस q2 q3 प्लस q3 q4 प्लस q4 q1, एग्रीड। 4 के तो ऐसे आ जाएंगे, प्लस आएगा 4k डिवाइडेड बाय, अब ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा a स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये, तो ये इसका वैल्यू कितना होगा बोलो, इसका वैल्यू हो जाएगा रूट अंडर a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, सो ये हो जाएगा a√2, है ना। तो ये आ जाएगा a√2 Q1 Q3 प्लस, सर 4k क्यों निकल रहा है बाहर? हाँ हाँ, दूसरे में 4k क्यों निकल रहा है बाहर? चार सिस्टम ऐसे होंगे जहां पे डिस्टेंसेस सेम आएगा ना, जरा सोचो। ओ ए ओके ओके, हाँ मेक सेंस। ए ए ए और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस थोड़े से अलग आएंगे, इन दोनों के लिए आएगा √2a, इन दोनों के लिए √2a, और इन दोनों में डिस्टेंस कितना आएगा ए, ठीक है ना। यस सर। तो ये हो गया तुम्हारा फुल, अब वैल्यूज दे दिया तो वैल्यू डाल देना, ठीक है ना। अब आप सोचो, आप हर जगह पे क्या कर रहे हो, आप इस पे ध्यान दो, अभी ये आपका ट्रिक है, दिस इज योर ट्रिक। आपको मान लो ये पेंटागन कर दिया, हेक्सागन कर दिया, फिर क्या करोगे, फिर एक एक करके गिनोगे क्या, फंसते जाओगे। तो बेसिकली आप क्या करने की सॉल्व कर रहे हो, हाउ मेनी टू चार्ज सेटअप्स, ठीक है, आउट ऑफ गिवन चार्जेस, यही तो आप कर रहे हो। चले क्लास 11 मैथ्स के चैप्टर में, ये बेसिकली पहले क्वेश्चन नंबर 1 में आपने क्या किया, आप बेसिकली 3C2 कर रहे हो। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कर रहे हो सर, क्वेश्चन नंबर 2 में 4C2, 3C2 को करके देख, फैक्टोरियल 3
डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 वैल्यू कितना आया 3 आया, इसलिए तुम्हें 3 मिले। यहाँ पे करो फैक्टोरियल 4, अरे यार फैक्टोरियल 4 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2, तो फैक्टोरियल 2 का कितना, फैक्टोरियल 4 कितना होता है 1 इंटू 2 2 इंटू 3 6 6 4 24 आएगा आपका, 24 डिवाइडेड बाई 4 तो आपको 6 आता है, बिल्कुल 6 आया। तो पेंटागन दिया तो क्या करोगे 5c2, हेक्सागन दोगे तो क्या करोगे, क्या दो चार्ज ढूंढने हैं ना, आउट ऑफ गिवन चार्जेस। क्लियर हो गया ये Yes, sir. प्रॉब्लम आता है, यही सीबीएसई का प्रॉब्लम रहता है। ठीक है, तो आपका एक पार्ट तो खत्म हो गया आज जो हमें पढ़ना चाहिए था, और अब दूसरा पार्ट पढ़ेंगे, दैट इज पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, या हो गया, कॉपी हो गया सब कुछ? हाँ सर। ठीक है, चलिए नए पेज से नया चीज शुरू करते हैं, एंड आवर न्यू थिंग इज टॉपिक नंबर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अगला क्लास में थोड़ा सा थ्योरी होगा, पहले कंडक्टर्स इंसुलेटर्स ये सब पढ़ना है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल placed in a uniform electric field। अच्छा, चाहे आप हो या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो भी हो, हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आता है, सब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ही होता है। चाहे सिलेबस में सीबीएसई में लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, माइंड यू। ओके, ओके सर। तो अब आप थोड़ा सा फिर से हम इसको पार्ट बाय पार्ट करके चलेंगे। ठीक है, पार्ट नंबर 1 आप क्या निकालने की कोशिश कर रहे हो, पार्ट 1 में पोटेंशियल एनर्जी निकालने की कोशिश कर रहे हो। आपको क्या पता है, पी ऑफ अ सिस्टम, सिस्टम ऑफ टू चार्जेस, अभी आपने सीखा है पी ऑफ अ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस, है ना। और यहां से थोड़ा सा रिकॉल कीजिए, यहां से रिकॉल कीजिए, रिकॉल कि डाइपोल जो है, डाइपोल इज अ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस, है ना। तो इसलिए डाइपोल को पढ़ते हैं, इसीलिए डाइपोल इज अ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस। ठीक है बेटा, जी सर। आ जाइए एक ठो डाइपोल बनाते हैं और देखते हैं डाइपोल के बारे में हमको क्या क्या पता है। ठीक है, ये हमारा डाइपोल है। डाइपोल में यूजुअली होता क्या है, डाइपोल में दो इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस, देखो इतना बार पढ़ रहे हो अब तुम्हें याद हो गया, इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेट होता है एक डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस है सर 2a या 2rl जो भी 2a, और डाइपोल के अंदर होता है एक डाइपोल मोमेंट, और वो मोमेंट हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाती है, ये है वेक्टर डाइपोल मोमेंट p। ठीक है ना, और इस जी। p की वैल्यू क्या होती है, p की वैल्यू होती है 2a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ q, और डायरेक्शन क्या होता है, डायरेक्शन इज ऑलवेज फ्रॉम, और इसका डायरेक्शन होता है हमारा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, इसका डायरेक्शन रहता है। ठीक है, अब हमें करना क्या है, अब हमें कुछ ऐसा करना है कि इस डाइपोल को उठाना है, उठा के व्हाट वी हैव टू डू इज प्लेस दिस डाइपोल, ठीक है, नाउ place this dipole in an uniform electric field, this dipole in a uniform electric field। ठीक है, तो इसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेते हैं पहले। सर ये है हमारे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमारे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक, और डाइपोल को जब हम प्लेस करेंगे ना, डाइपोल को थोड़ा सा ट्विस्ट के साथ प्लेस करेंगे। ठीक है, आइए इस डाइपोल को प्लेस करते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और डाइपोल को थोड़ा सा ट्विस्ट के साथ प्लेस करते हैं। कैसा, ऐसा ऐसा, मैं डाइपोल को यहाँ ले आया
और लाके डायपोल को थोड़ा सा ट्विस्ट के साथ प्लेस कर रहा हूँ। देखो उसी डायपोल को ले आया और थोड़ा सा ट्विस्ट के साथ प्लेस किया। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिस इज ई वेक्टर, ठीक है ना, दिस इज ई वेक्टर। बीच में भी एक तो ई बना लेते हैं तो हमको इजी रहता है। डायपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में कितना एंगल है सर? डायपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में थीटा एंगल है, यहाँ पे एक थीटा एंगल है, ठीक है। प्लस क्यू पे कैसा रहेगा बेटा? प्लस क्यू पे एक फोर्स एक्ट करेगा, किस तरफ? प्लस क्यू है तो इस तरफ एक्ट करेगा, नेगेटिव क्यू है तो इस तरफ एक्ट करेगा, ठीक है। तो अब हमारा यहाँ पे क्या हो गया? अब यहाँ थोड़ा ध्यान दो, यहाँ पे क्या हो गया? नेट फोर्स जो है ना हमारा, नेट फोर्स विल बी इक्वल टू 0। अब नेट फोर्स 0 है, अब नेट फोर्स 0 है तो तुम बोलोगे कि सर पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट क्यों कर रहे हो? नेट फोर्स 0 तो वर्क डन तो 0 ही हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे? रोटेशनल वर्क को कंसीडर करेंगे, टाउ इंटू थीटा, ठीक है। वी कंसीडर रोटेशनल वर्क, और पहले पढ़ चुके हैं ना, डायपोल में एक टॉर्क होता है रोटेशनल वर्क। डायपोल का टॉर्क कितना होता है? टाउ इक्वल टू पी क्रॉस ई होता है। हाँ जी। रोटेशनल वर्क जो कि होता है टॉर्क वेक्टर और थीटा वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, टॉर्क वेक्टर और थीटा वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, ठीक है ना। डायपोल इज रोटेटेड and we will ascertain the work done. आइए इस वर्क डन को ascertain करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब आते हैं हमारे पार्ट 2 ऑफ द अंडरस्टैंडिंग में। अब पार्ट 1 समझ में आया, डायपोल आया, डायपोल को लाया थोड़ा सा। यस सर। पार्ट 2 में हम फिर बोलेंगे फिजिक्स defines delta PE, the change in potential energy, as negative of work done, क्या था? By conservative force. Negative of work done by conservative force, which is the electrostatic force, or positive of work done by the external agent. This is F electric, or which is equal to positive of work done by external agent. ये है हमारा अंडरस्टैंडिंग जो हमारे पहले से आया है जी। ओके। और ऐसा केस करने के लिए याद रहने डेल्टा के ई 0 और चेंज इन स्पीड भी 0 भी 0 हो, ठीक है ना। ये हमारा चेंज इन स्पीड भी 0 है, ठीक है। यहां से कहानी शुरू होती है कि हम तो एक्सटर्नल एजेंट से जाएंगे, तो यहां से हम थर्ड पार्ट ऑफ द स्टोरी को शुरू करेंगे, और थर्ड पार्ट ऑफ द स्टोरी कुछ इस तरह होगी। ये वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट को हम देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक और वर्ड लिख लो, दिस इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या है? यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। नाउ यहाँ पे लिखेंगे दिस वर्क डन is not a linear displacement, not due to linear displacement, is not due to linear displacement, that we consider displacement as say S1 to S2, ऐसा कोई linear displacement नहीं है। तो क्या है? रादर कैसा डिस्प्लेसमेंट है बेटा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। दिस इज रोटेशनल वर्क डन, दिस इज रोटेशनल वर्क डन, दिस इज रोटेशनल वर्क डन, एंड डिस्प्लेसमेंट इज फ्रॉम θ1 to θ2 एंटी क्लॉकवाइज। अब आप ये क्यों कह रहे हो एंटी क्लॉकवाइज? ये भी हमारी एजम्पशन ऐसे, आप क्लॉकवाइज भी कर सकते हैं। θ1 से θ2 तक हम मूव कर गए, θ1 से θ2 तक मूव कर गए एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना।
ये देखो, ये समझा के भी पढ़ा सकते हैं, लिखाने से तुमको याद रहेगा, नहीं तो याद नहीं रहेगा कभी भी। ठीक है, अब ये जी वाला सर। क्वेश्चन को मैंने क्लोन किया ताकि आपको समझ में आए, ये है। ठीक है, और हमने क्या किया यहाँ पे, हमने डायपोल को थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया। ठीक है, डायपोल को क्लॉकवाइज, जैसे मान लो ये आप शायद नहीं कर पाओगे इतना, मैं तो क्लोन कर सकता हूँ, तो क्लोन इट, तो क्लोन किया, ये यहाँ लाया और डायपोल को θ1 से θ2 तक मूव करा दिया, जैसे मान लीजिए प्लस क्यू है। ठीक है, डायपोल कुछ ऐसा मूव हो गया। ठीक है, इट्स जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, मीन्स व्हाट आई एम सेइंग कि इनिशियली my dipole was say at θ1, now the dipole has moved to θ2, and theta's are always the angle between the electric field vector and the dipole moment vector। ये चीज समझ में आया? हमने थोड़ा हाँ ट्विस्ट सर। करना, ट्विस्ट करते मान लो θ1 था और ट्विस्ट करा दिया θ2, ये हमारा, क्योंकि हमें तो वर्क डन के लिए बेटा डिस्प्लेसमेंट चाहिए ना, डिस्प्लेसमेंट एंगुलर है यहाँ पे, रोटेशनल डिस्प्लेसमेंट है, दिस इज नॉट लीनियर डिस्प्लेसमेंट, S1 S2 नहीं कर सकते यहाँ पे। ठीक है, इतना क्लियर है, ये चीज समझ में यस आ। सर। अब आप टॉर्क का डेफिनेशन देखिए, टॉर्क को हम कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ P क्रॉस E, जिसको हम आगे कहते हैं PE साइन थीटा। अब थीटा क्या है? थीटा इज एंगल बिटवीन, यहां लेकिन E एंड P मत लिखना, P एंड E, वेक्टर में P एंड E और E एंड P में बहुत बड़ा फर्क है, बिटवीन P एंड E। सो ऊपर वाला जो कथन हमने लिखा उसके बेस में W को अगर हम लिखना चाहे F डॉट S, ये जो है दिस इज नॉट एप्लीकेबल, दिस इज नॉट एप्लीकेबल, ये कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि F नेट तो हमारा 0 है, ये चीज हो ही नहीं सकता। तो हम यहाँ में क्या करेंगे, हम करेंगे W इज इक्वल टू टॉर्क इंटू थीटा, टॉर्क इंटू थीटा। ठीक है, यस सर। टॉर्क इंटू थीटा भी करोगे ना, इवन दिस इज नॉट एप्लीकेबल, दिस इज नॉट एप्लीकेबल। सर ऐसा क्यों कह रहे हो कि दिस इज नॉट एप्लीकेबल? इसलिए बिकॉज वही कॉन्सेप्ट है, फोर्स इज वेरिएबल। टॉर्क क्या होता है देखो, फोर्स का, टॉर्क का फॉर्मूला देखो ना, PE साइन थीटा, साइन थीटा चेंज होता जाएगा ना, θ1 θ2 हर बार साइन थे, तो इसमें इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट आ जाएगा, θ1 देयरफॉर आप इसका अप्रोच क्या लोगे, W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ टॉर्क डॉट थीटा, टॉर्क डॉट थीटा, है ना, टॉर्क डॉट थीटा। इसका मतलब टॉर्क डॉट थीटा तो नहीं बोलेंगे, डी थीटा, दिस इज व्हाट फोर्स इज वेरिएबल। फोर्स इज वेरिएबल करने के लिए आप क्या करते थे, यहाँ लिख लो, रिकॉल W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन F डॉट ds करते हो। जब भी फोर्स वेरिएबल होता है F डॉट ds, कहां से कहां करते थे, x1 से x2 करते थे। ओके, उसी तरह यहाँ क्या करोगे, θ1 से θ2 तक इंटीग्रेट करोगे ds। टॉर्क वेरीज विथ थीटा, याद रखिए इसके लिए। ठीक है, ये हमारा तीसरा कहानी यहाँ तक खत्म हो गया। तो हमें ये W को ही इवेलुएट करना है, हमें मिल जाएगा व्हाट इज द पोटेंशियल। अब आइए फोर्थ वाले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, फोर्थ पार्ट ऑफ आवर डेरिवेशन। फोर्थ पार्ट में अब हम कहेंगे वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फोर्स। तो दिस वर्क इज गिवन बाय व्हाट, इट इज गिवन बाय θ1 to θ2 टाउ डॉट डी थीटा। समझ में आया ना बेटा? अभी भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं, अभी हम इलेक्ट्रिक फोर्स का वर्क कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स का वर्क का नेगेटिव होता है पोटेंशियल एनर्जी, जो कि होता है पॉजिटिव ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। जी। ठीक है, नाउ अब रोटेशन तुमने कहां पे दिया है, रोटेशन तुमने कैसा दिया है सोचो तो, हमने रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज दिया है। हाँ। ठीक है, अब आप सोचो रोटेशन कैसा दिया था, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। जरा फिगर देखो तो टॉर्क कैसा एक्ट करेगा, टॉर्क कैसा एक्ट करेगा, क्यू को उस इधर खींच रहा है, पॉजिटिव को नेगेटिव, टॉर्क क्लॉकवाइज एक्ट करेगा। देखो सोच के देखो, आपने हाँ रोटेट, सर।
टॉर्क किधर देखो ना, टॉर्क इस तरफ नहीं घूमेगा ये चीज, क्यों हाँ इस हाँ इस तरफ जा रहा है, ठीक है ना, टॉर्क ऐसे घूमेगा। तो इसमें क्या लिखेंगे हम लिखेंगे रोटेशन इज एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन हमारा जो टॉर्क है वो कैसा है, क्लॉकवाइज है। वो क्लॉकवाइज घूमेगा, वो क्लॉकवाइज घूमेगा, ठीक है ना। देयरफॉर एंगल बिटवीन देम, देम मतलब कौन सा एंगल, अब ये मत समझो, ये एंगल समझो, दिस इज द एंगल यू आर रोटेटिंग एंड द एंगल बिटवीन टॉर्क is always 180 degree. Angle between them is 180 degree. So W इलेक्ट्रिक फोर्स कैलकुलेट करते हैं अभी। W इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, θ1 to θ2 T डॉट d थीटा cos 180 डिग्री। इसकी वैल्यू कितनी हो गई, नेगेटिव ऑफ θ1 to θ2, ठीक है ना, ठीक है। और T को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं PE sin थीटा d थीटा। क्लियर है ये, जी इसको आगे सॉल्व करते हैं, नेगेटिव रखते हैं और फिर क्या करेंगे, P और E दोनों को बाहर ले आएंगे, डायपोल मोमेंट कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। साइन थीटा डी थीटा का बेटा क्या रहता है, साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन होता है नेगेटिव कॉस थीटा, और इसके लिमिट्स क्या होगी, θ1 to θ2। दोनों नेगेटिव नेगेटिव ने एक दूसरे को मार लिया, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी PE cos θ2 माइनस cos θ1। क्या आपको समझ में आया यहाँ पे इंटीग्रेशन यहाँ तक, हाँ सर। ठीक है, cos θ2 माइनस cos θ1। तो यहाँ पे हमारी कहानी आके रुक गई। W इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू PE, यहाँ पे है cos θ2 माइनस cos θ1, ठीक है। ऐसे ही इसको जस्ट एक मैं डॉट्स में ब्लॉक में रख रहा हूं, पर दिस इज नॉट आवर फाइनल जॉब, हमारी फाइनल जॉब अभी हुई नहीं है, दिस इज नॉट फाइनल जॉब। यहां से एक एजम्पशन मारना होगा हमें, क्या एजम्पशन मारेंगे, अब देखो, अब सोचो संजीवनी, हमारा u फाइनल क्या है बेटा, u फाइनल है u एट θ2, u इनिशियल क्या है हमारा, u एट θ1, है ना। और आप क्या निकालना चाह रहे हो, आप पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस निकालना चाह रहे हो, और आप पोटेंशियल एनर्जी के डिफरेंस को क्या कहते हो, आप कह रहे थे इतनी देर तक u फाइनल माइनस u इनिशियल नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, ये हम शुरू कर रहे थे। अब छोड़ना बता, कंजर्वेटिव फोर्स माने क्या, इलेक्ट्रिक फोर्स, यस ठीक है ना, यानी कि क्या लिख दे इसको, नेगेटिव ऑफ नेगेटिव ऑफ cos cos θ2 माइनस minus θ1। θ1। अच्छा, अब यहाँ पे हम एक अप्रोच डालना शुरू करेंगे, और यहां से इसी को हम 5 लिख देते हैं, ठीक है। दिस इज आवर फिफ्थ पार्ट ऑफ द डेरिवेशन कहानी, दिस इज द फिफ्थ पार्ट। यहाँ पे एक बात करेंगे, ऐसा जब सिनारियो आया था, जब तुम चैप्टर शुरू किए थे VA माइनस VB, तो तुम्हें VA को निकालने के लिए क्या करते थे, VB को 0 कर देते थे ना, इंफिनिटी हाँ में ले। सर। अभी तुम इंफिनिटी में नहीं ले जा सकते हो, कहां से इंफिनिटी में ले जाओ, तुम्हारा डायपोल तो फॉर्म में है। अब यहाँ पे तुम्हें बेसिकली क्या चाहिए, सोचो जरा सोचो, तुम्हें बेसिकली ये पैरामीटर चाहिए, ये पैरामीटर, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डायपोल। ये पैरामीटर तब तक नहीं निकलेगा जब तक आप इस पैरामीटर को 0 के इक्वेट ना कर दो। पहले केस में क्या करते थे, इसको इंफिनिटी में ले जाते थे और कहते थे इंफिनिटी में 0 है। अब हम ये नहीं कह सकते थे, अब हम ये नहीं कह सकते हैं, ओके। तो इसके लिए हमें एक तरह का थोड़ा सा एक एजम्पशन करना पड़ेगा, तो आइए उसको लिख लेते हैं। राइट, वी राइट, प्योर अजम्पशन है, एक प्योर अजम्पशन लिख लो, प्योर अजम्पशन, इसकी कोई पुष्टि नहीं है, ये जस्ट अजम्पशन है, वरना हमारा एक्सप्रेशन नहीं आएगा। और वो अजम्पशन क्या है, लेट θ1 बी 90 डिग्री, मतलब पहले θ1 90 डिग्री पे था, अगर θ1 90 डिग्री पे है ना, तो उस वक्त u एट θ1 विच इज u एट 90 डिग्री इज कंसिडर्ड 0। ये एक प्योर अजम्पशन है, जी ठीक है।
यहाँ पे ये रहेगा cos थीटा 1, ठीक है। आ जाओ अब करते हैं। सो आवर यूएफ माइनस यूआई की वैल्यू क्या हो गई, इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पीई cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1। इसको अब करते हैं, यूएफ माइनस 0 इज इक्वल टू नेगेटिव पीई cos थीटा 2 कितना है बेटा, जो है cos थीटा 2 वही रखेंगे, cos 1 को क्या करेंगे, cos 90 कर देंगे, ठीक है। तो आपको u एट f इज इक्वल टू u एट थीटा 2 विच इज इक्वल टू नेगेटिव पीई cos थीटा 2। तो इसको जनरलाइज करके अगर हम लिखें तो हम क्या लिखेंगे, u इज इक्वल टू माइनस पीई cos थीटा, है ना। जी सर। इसका मतलब क्या है, नेगेटिव ऑफ p वेक्टर डॉट e वेक्टर, नेगेटिव ऑफ p वेक्टर, यही है हमारा पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अ डाइपोल। और यहाँ पे एक वर्ड लिखेंगे हम, थीटा इज इक्वल टू एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन क्या क्या हो गया, p एंड e वेक्टर। एंड assumption, ये assumption को मत भूलना, assumption हमने किया था u एट 90 डिग्री इज इक्वल टू 0, ये हमारा assumption, ठीक है। अब एक फाइनल 2 मिनट दे दे बेटा, एक समरी, इसके ऊपर जो मेन क्वेश्चंस आते हैं हमें उसकी समरी लिख लो, उसी के ऊपर मेन क्वेश्चन आएंगे, समरी। अब ये पूरा डाइपोल के ऊपर समरी है, डाइपोल ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल, स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, सब कुछ आ जाएगा इसमें। समरी कुछ ऐसे बनाते हैं, आ जाओ। तो हमने समरी ऑफ डाइपोल इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इस समरी को देखते हैं क्या क्या है। तो एक डाइपोल बना लेते हैं यहाँ पे, ये सब आप लिखते जाओ जो आपको सब पता है। यहाँ पे डाइपोल में होता क्या है, एक डाइपोल वेक्टर होता है, ये प्लस क्यू होता है, ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है, एक डाइपोल वेक्टर है p, प्लस क्यू को एक चार्ज आता है, फोर्स आता है इस साइड, इसको फोर्स आता है इस साइड, इन फोर्सों की वैल्यू है QE, ये भी है QE। तो डाइपोल में हमें क्या क्या देखना है, पूरा डाइपोल का समरी है अभी, ठीक है। नंबर 1, सबसे पहले डाइपोल का डाइपोल मोमेंट 2a इंटू मॉड ऑफ क्यू, और डायरेक्शन कैसा रहेगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव। ओके। पॉइंट नंबर 2, टॉर्क एक्सपीरियंस इन अ डाइपोल इज इक्वल टू P क्रॉस E, जो कि होता है PE साइन थीटा, साइन थीटा, थीटा क्या है, ये एंगल थीटा है, ये थीटा एंगल है, PE साइन थीटा। नंबर 3, potential energy at a point theta is given by negative of P dot E, which is equal to negative of PE cos theta, ठीक है ना। इसलिए लिए आपने assumption लिया था potential energy at 90 डिग्री is equal to 0, और चौथा आपने क्या लिया था, net force हमेशा होता है 0। तो इसमें लीनियर डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है और रोटेशनल डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। इसके ये आपका हो गया पॉइंट नंबर 6। और लास्ट पॉइंट देख लेते हैं जो कि जस्ट 1 मिनट लगेगा, 1-2 मिनट लगेगा। लास्ट पॉइंट नंबर 7 में हम 3 तरह के कॉन्फ़िगरेशंस देखेंगे या सेटअप देखेंगे। 3 सेटअप देख लेते हैं। एक सेटअप, दिस इज समरी, सेटअप्स कैसे हैं, दिस इज सेटअप 1, दिस इज सेटअप 2 एंड दिस इज सेटअप 3, ठीक है। सेटअप 1, सेटअप 2, सेटअप 3। सबसे पहले सेटअप में हम थीटा को 90 डिग्री लेते हैं, थीटा 90 डिग्री। थीटा 90 डिग्री लेने से क्या क्या आएगा देखो तो,
एफ नेट हमारी हमेशा ही 0 होती है, एफ नेट 0 ऑलवेज है, ऑलवेज, ठीक है। एफ नेट सेटअप 1, सेटअप 2, सेटअप 3, 1, सेटअप 2, सेटअप 3। एफ नेट क्या होती है बेटा? एफ नेट हो जाएगी डी 0। फिर नेट टॉर्क कितना हो जाएगी? नेट टॉर्क हो जाएगी पीई साइन 0। साइन 0 का वैल्यू कितना होता है? 1। नहीं, साइन 0 नहीं कितना? 0। तो यहाँ पे हमारी सॉरी, साइन 0 कह रहा हूँ, साइन 90। साइन 90 करे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? पीई। यानी कि इस वक्त आपको मिलेगा मैक्सिमम, मैक्सिमम टॉर्क मिलता है जब 90 डिग्री पे रहता है, बिकॉज साइन 90 इज 1, साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 ही होती है, ठीक है ना। जी सर। यू एट 90 डिग्री कितना होगा हमारा? यू एट 90 डिग्री हमारा हो जाएगा 0। इसका मतलब पी जो है, पी हो जाएगा 0, ठीक है। अच्छा, पीई यहाँ पे ऐसे नहीं लिखते हैं, तो कंफ्यूज हो जाओगे। यू होता है 0, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी, तो ये हो जाएगी, ये हो जाता है नेगेटिव पी ई cos 90 which is equal to 0। यानी कि इस वक्त हमारा ये पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 0। पोटेंशियल एनर्जी 0 है, कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, टॉर्क मैक्सिमम है, टॉर्क मैक्सिमम है। और ये ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन 2 में थीटा को 0 डिग्री पे सेट करते हैं। आ जाओ, एफ नेट क्या हो जाएगी? एफ नेट हो जाएगी 0। ये है नंबर 1, सॉरी ये है नंबर 1। लिख ले कोई बात नहीं, तो जस्ट 2 मिनट लगेगा। टॉर्क नेट कितना हो जाएगा बोलो? टॉर्क नेट हो जाएगा पीई साइन 0, यानी कि टॉर्क नेट हो जाएगी 0, ठीक है। F0 और टॉर्क 0, देखो ये दोनों को सोचो, ये दोनों क्या कंट्रीब्यूट करेंगे? ये दोनों तुम्हें देगा इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम बेसिकली एक देगा रोटेशनल इक्विलिब्रियम, ये देगा मुझे रोटेशनल इक्विलिब्रियम, और ये देगा मुझे ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। दोनों के लिए आपका इक्विलिब्रियम 0 आ गया। और तीसरा देखो, तीसरा में देखते हैं u एट 0 डिग्री कितना होगा? बता दो बेटा। माइनस पीई कॉस 0, यानी कि माइनस पीई हो जाएगा। ये है मिनिमम। अच्छा सोचो, तुम्हारी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है तो तुम्हारी स्टेबिलिटी क्या है? किसी चीज की एनर्जी अगर कम है तो उसकी स्टेबिलिटी क्या है? स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। मैक्सिमम है, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी ना। तो ये केस में आपको क्या आ रहा है? स्टेबल इक्विलिब्रियम आ रहा है। अब जरा याद कर, तो जब 0 डिग्री में हम रखते थे, 0 डिग्री में रख के सोचो 0 डिग्री कैसा है, जस्ट सोचो। देखो, अब यही तो तुमने टॉर्क के केस में भी पढ़ा था। देखो, डायपोल को रख लो इलेक्ट्रिक फील्ड में, अरे यार, डायपोल को रख लो इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये कौन है? ये प्लस क्यू है, ये कौन है? माइनस क्यू। अब इनके ऊपर फोर्सेस को देख लो, आशा छोड़ मत संजीवनी, इनके ऊपर फोर्सेस को देख, ये फोर्स इस साइड, ये फोर्स इस साइड, क्या ये घूमेगा? बिल्कुल नहीं घूमेगा। लाइन ऑफ एक्शन पे दोनों फोर्सेस है, तो ये आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम हुआ कि नहीं? वहां पे भी तुम पढ़ा था स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, बिल्कुल हुआ। और सेटअप 3 में हम क्या करेंगे? थीटा को ले जाएंगे 180 डिग्री में। आ जाओ, सबसे पहले हम देखते हैं एफ नेट क्या है। एफ नेट तो अब भी 0 है सर। अच्छा, दूसरा टॉर्क को देखते हैं, टॉर्क नेट क्या हो जाएगा? पीई साइन 90, 180। हाँ साइन 180, सॉरी, पीई साइन ऑफ 180। अभी क्या हुआ? ये भी 0 है। ये दो फिर मुझे क्या कहते हैं? ये दो फिर मुझे कहते हैं इक्विलिब्रियम है ना। यस सर। लेकिन अब पोटेंशियल एनर्जी खेल बदल देगा। U एट 180 कितना होता है? माइनस पीई कॉस 180, जो कि हो जाता है पीई। ये मैक्सिमम है। बच्चा खरा तो है, लेकिन कैसा खरा है? मैक्सिमम एनर्जी के लिए। अब जरा इसमें हम डाल देते हैं, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाएगा। देखा, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। अब जरा सोचो, इसी डायग्राम को पलट दो, यहाँ पे एक रखो, यहाँ पे एक रखो, ठीक है। और इस डायग्राम को पलटते हैं, कैसा? ऐसा, ये हो गया हमारा। और अब देखो तो फोर्सेस कैसा हमारे 180 डिग्री हमने डिस्प्लेस कर दिया ना। 180 किया तो इस तरफ माइनस क्यू है, और इस तरफ आ गया है प्लस क्यू। प्लस क्यू किस तरफ खींचेगा बेटा? बताओ। प्लस क्यू का ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, इस साइड खींचेगा, इस साइड खींचेगा, उन्हें से घूम के घूम जाएगा अभी हमारा टॉर्क।
जब तुम 180 पे ले आते हो, ठीक है ना। इस पे आप करके देखो, जब आप थीटा और इसके बीच में 180 डिग्री, अब आपका हाउ इज योर वेक्टर डाइपोल मोमेंट, योर डाइपोल मोमेंट इज लाइक दिस, डाइपोल मोमेंट ऐसा है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है सर, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इस बार क्या होगा, इस साइड में खींचेगा, खींचना मतलब डाइपोल आपका घूम जाएगा पूरा, आप जिस साइड में घुमाना चाहते हो डाइपोल उल्टा साइड में घूमना स्टार्ट हो जाएगा फोर्स के लिए, ठीक है। इनफैक्ट अगर हम फोर्स को इस फोर्स के साथ उस वक्त आर्म देखें, आप याद कीजिए एक पी साइन थीटा जो होता था, तो ए साइन थीटा जो है ना, दैट यूज्ड टू बी द आर्म ऑफ दिस। सो बिटवीन स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम स्टोरी इज लाइक दिस, सी स्टोरी इज समथिंग लाइक दिस। अगर आप ऐसा सोचो, एक रिंग में एक बॉल को सोचो, रिंग में बॉल को सोचेंगे तो ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, अच्छा ये वाला पॉइंट क्या है, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है, थोड़ा सा हिलाओगे तो वापस आ जाएगा, ये क्या है, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। इसके ऊपर छोटे क्वेश्चंस आ सकते हैं हमें।